एवरीवन, वेलकम टू पूनम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारी 7th क्लास का चैप्टर 3 है और है डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम लोगों को क्या करना होता है, हमारे पास जितना भी डाटा होता है उसे हैंडल करना होता है। अब जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आप लोग बड़ा डाटा हैंडल करेंगे, लेकिन अभी 7th क्लास के बेस पे मैं आपको बता देती हूँ कि डाटा को हमें हैंडल करना क्यों होता है। क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग कोई कंप्यूटर है नहीं, मशीन है नहीं कि हमें जितना भी डाटा है वो सब हमारे मुंह पे याद रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, या तो हम लिख कर हमारे पास रखेंगे, नहीं तो हमारे पास आजकल कंप्यूटर है या फिर आपके फ़ोन में भी आप देखेंगे तो नोट्स आप लिख कर रख सकते हैं। तो अभी आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डाटा कैसे हैंडल करते हैं। और मैथ्स की बुक में आप लोगों को डाटा हैंडलिंग दिया ही इसलिए गया है ताकि आप लोग डाटा को अच्छे से हैंडल कर सके। अभी 7th क्लास में आप अपना बेस अच्छा बना के चलेंगे, तभी आपका जा करके आगे की क्लासेस के लिए बेस अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं डाटा हैंडलिंग होता क्या है। तो इधर आप देखिए एक बार डाटा हैंडलिंग के बारे में। हमारे पास में मानिए गेम ए, देन गेम बी एंड देन हमें दिया गेम सी, और एक क्लास है। एक क्लास में आपके पास में कितने बच्चे हैं? मानिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उस 40 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों ने कहा कि हमें गेम ए पसंद है, कुछ ने कहा कि गेम बी पसंद है, तो कुछ ने कहा गेम सी पसंद है। तो अब 3 तरह के हमारे पास में गेम है, और पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 2 बच्चों ने गेम बी को चुन लिया और ए वाली गेम को बाकी क्या होगा 38% जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो चुन लेंगे, तो आपको सबका नाम वगैरह सब याद रहेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्लास के अंदर है, तो क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को उनमें से कुछ बच्चों को सी भी पसंद आया होगा। तो क्या मैं सारे डाटा एक साथ याद कर सकती हूँ? नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो इसी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डाटा हैंडलिंग करना पड़ता है। और जब हम लोग डाटा हैंडल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग लिख के रख सकते हैं कि हमारी क्लास में से 23 बच्चे थे, वो उनको क्या पसंद है, गेम ए पसंद है। देन जो अदर है उन लोगों को बी और सी पसंद है। इस तरीके से डाटा को हैंडल किया जा सकता है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि डाटा को हैंडल कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमने एक डाटा लिया हुआ है, ये हमारा डाटा है, और इसको हमें अरेंज कैसे करना है। ठीक है, इसको हमें अरेंज कैसे करना है। अरेंज करने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो करके हमारे कहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो अब आप लोग जो जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है आपका। तो छोटा आप नंबर देखेंगे कि आपका सबसे 2 है, और 2 के बाद में 3 है, और लास्ट नंबर आपका 9 तक जा रहा है। अगर मान लीजिए आप इसे सपोज कर लीजिए ये क्लास के मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे सपोज कर लेंगे क्लास के मार्क्स हैं, तो मार्क्स पे आप लोग लिख सकते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और उसके बाद में जो हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे हमारे टैली मार्क। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं टैली मार्क होता क्या है, टैली मार्क कैसे हम लोग यूज करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने 6th क्लास में सीखा होगा, लेकिन पर फिर भी नहीं पता तो ठीक है हम लोग सीख लेते हैं एक बार। देखिए 1, 2, 3, 4, और जो 5th होगा वो आपका इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, और उसी के बाद आप जब 6 करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से आपके 5 के बंडल्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि 2 जो मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं। तो 1, 2, 1, 2, ये हमारा 2 के लिए, देन हमारा 3 के लिए, 4 के लिए हम लोग करेंगे, फिर 5 के लिए, देन हमारा होगा 6 के लिए, देन 7 के लिए, देन 8 और 9 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 था, और वहीं पे हम लोग देखें 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कितने बच्चों के लिए हमारे 3 मार्क्स आए? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 5 हमारा ऐसे आएगा। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे हमारे 4 कितने बच्चों के मार्क्स है। तो इजीली हमको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 1 के लिए है। ठीक है, और 5 हमारे कितने बच्चों के मार्क्स है? 5 हमारे पास में किसी के लिए नहीं है, लेकिन 6 है, 6 भी हमारे पास में 1 है। देन हमारे पास में 7 कितने हैं? 7 भी हमारे पास में 1 है। देन उसके बाद में 8 हमारे पास में नहीं है, और 9 जो है 9 हमारे पास में
1 है। देन जो हमारे पास में थर्ड पार्ट आता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आपको नंबर लिखना होता है कि जो 2 मार्क्स थे वो कितने बच्चों के लिए थे आपके पास में, 2 के लिए, देन 5, ठीक है, देन 1, और देन उसके बाद में यहाँ पे 1 1 एंड 1। तो इजीली हमको यहाँ पे पता चल गया कि हमारी क्लास में कितने बच्चे थे हमारे पास में। देन 4 5 9 एंड देन 11। तो आपको पता चल गया टोटल कितने बच्चे थे यहाँ पे, 9 11 आपके बच्चे थे, और आप लोगों को 11 बच्चों के इतने मार्क्स, 2 मार्क्स इतने बच्चों के लिए थे, 3 मार्क्स इतने बच्चों के लिए थे। और इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो भी हमारे पास डाटा है उसकी हमें रेंज निकालनी होती है। तो हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी। देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मीन की, मीन, देन मीडियन एंड देन मोड। इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से जाननी होगी कि रेंज क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। इस पूरे चैप्टर में आपको डाटाज मिलेंगे, उन डाटा को अरेंज करने के लिए आपको क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड दिए जाएंगे। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इट मीन्स कि आप लोगों के क्वेश्चन आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें रेंज के बारे में, ठीक है, फर्स्ट हमने रेंज लिखा हुआ है तो हम लोग रेंज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। रेंज, मानिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा के लिए 5, एक ये डाटा दिया हुआ है आपको। इस डाटा के बेस पे आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको रेंज निकालनी है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, ओके। तो इसकी रेंज निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, बहुत इजी सा फॉर्मूला, बहुत इजीली आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट माइनस करेंगे हम लोग लोवेस्ट। तो हम लोग हाईएस्ट देखेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट हमारे पास में है 9, ठीक है, और जो लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट हम लोग देखेंगे हमारे पास में है 3। तो 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो इस डाटा की रेंज जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, 6 आई है। इसका आंसर हमारे पास में 6 आया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट जो आप बताती हूँ डिस्कस, जो मैं आपके साथ करती हूँ, मैं वो करूँगी मेन। आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे याद रख लीजिए। लेकिन अगर आप नोट्स बना करके रखते हैं तो इजीली आप इसे याद रख पाए। अगर भूल भी जाएंगे तो दोबारा से याद कर सकते हैं। देन अब हम लोग बात करेंगे मीन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मीन के बारे में। तो ये आया आपका मीन, ठीक है। और मीन के लिए भी मानिए आपको क्वेश्चन में दिया गया, एक डाटा दिया गया है, लाइक आप लिखिए 9 4 3 5 और 6, ठीक है। हमारे पास में ये डाटा है। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देख लीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एंड अपॉन में आपका होता है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ओके। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग जो हमारा सम, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सम का मतलब होता है जोड़, ओके। तो जितने भी हमारे पास नंबर है उसका जोड़ क्या है, 9 और 4 हमारा कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। 13 और 3 हमारा 16 होता है। देन 16 के बाद में हम इन दोनों को देखेंगे तो हमारे पास में 11 होता है। 11 और 16 हमारे पास कितना होता है, हम लोग अब देखेंगे हमारा 11 और 16 कितना होता है। तो 11 और 16 की बात करें हमारा 27 होगा, ओके। ये हमारा सम हो गया। और यहाँ पे कहा है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो 1 2 3 4 एंड 5। जब आप 5 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में आपके पास 25 आता है, आप लोगों को पता है 5 पे आता है, ठीक है। 7 में से 5 के आपके पास में 2 बचेगा, 2
पॉइंट लगाया, 20 हुआ, आपका 24 पे आता है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका मीन हो गया। यही है मीन के लिए फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो एक बार से वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। और फॉर्मूला जो है कॉपी में लिख के रखिए, अगर बाय चांस आप लोग भूल भी जाते हैं एग्जाम आने तक, तो आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि इजीली आप अपने नोट्स को, अपने इंट्रोडक्शन के नोट्स को रिवाइज कर सके, जो आपने अपने हाथों से बनाए, जो इजीली आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाए, इस तरीके से आप इसको लिख के रखिएगा। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन है। हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं पहले तो आप लोगों को कह दूं कि मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बहुत इजीली बता दूं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग 12th क्लास के बाद में आ गए हैं, ठीक है, 3 इयर्स के लिए आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। उस प्रिपरेशन के लिए जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती है, पहली बात तो ये होता है कि मैथ्स उन लोगों को भी अपना पूरा अच्छे से कवर अप करना होता है। तो अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं 6th 7th 8th क्लास की मैथ्स के लिए, तो आप लोग भी अपने लिए मानिए जो भी इंट्रो यहाँ पे कराए जा रहे हैं, अगर इंट्रो के नोट्स आप देख लेते हैं और यहाँ से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ से अपने प्रिपरेशन के लिए नोट्स वगैरह बना के रख सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे, तो जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी लेवल के लिए आपको तैयारी करनी है, फिर यहाँ से निकल करके आप लोग आगे के लेवल को अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आगे आप जा ही नहीं सकते। तो यहाँ से आप लोग अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन का मतलब ही होता है मिडिल वैल्यू। ओके, मेरी राइटिंग को इग्नोर किया करो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। मीडियन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मान लिया हमारे पास में एक डाटा है 84639। ओके, हमारे पास में ये डाटा है, और अब हमको कहा है कि मीडियन इसका हमें बताना है कि इसमें से मिडिल वैल्यू आपको बतानी है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास में 5 नंबर्स हैं, तो आप लोग इजीली क्या कहेंगे भाई, जो 3rd नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल वैल्यू, और 6 हमारा मिडिल वैल्यू हो जाएगा, यही कहेंगे ना आप लोग। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से चलने वाले हैं, तो ये जो आंसर है आपका बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है, ये आंसर आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मीडियन के फॉर्मूला के लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है हमारे पास में n/2, और दूसरा हमारे पास में होता है n+1/2। ओके, अब आप लोग कहेंगे कि मीडियन में मतलब एक ही चीज के 2 फॉर्मूलाज क्यों है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपके पास में आपके n जो है वो इवन फॉर्म में है, तो आप लोग n/2 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही नंबर आपके पास में ऑड है, तो आपको n+1 लेना पड़ेगा, अपॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स है हमारे पास में, ठीक है। 5 है मतलब कि क्या होगा, इवन ऑड नंबर है। 5+1/2 इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 6/2। लेकिन उससे भी पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना पड़ता है। मीडियन के लिए हमेशा याद रखना, सबसे जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप होता है आपको जो भी डाटा दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा, छोटे से बढ़ते हुए आगे तक जाना। ओके, सबसे छोटा हम लोग देखेंगे हमारे पास में क्या है, 3 के बाद में हमारे पास में 4 है, देन हमारे पास में 6 है, देन 8 है, एंड देन 9 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मिडिल वैल्यू है वो क्या आएगा। 2 की टेबल से अगर कट करेंगे तो 6 आपका 3 पे आता है, और जो 3rd नंबर पे अब 3 आ गया, तो इसका मतलब ये मत कह दीजिएगा जो 3 यहाँ पे लिखा ये आंसर है, नहीं। जो नंबर आपका 3rd पे प्लेस है वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे मीडियन है, ठीक है। अब जो आपके दिमाग में आ सकता है, एक क्वेश्चन आएगा कि ऊपर भी तो यही था, ऊपर भी तो यही था, तो ये आप लोग पहले ही कर लेते, मतलब पहले ही बता देते। तो जरूरी नहीं है कि अभी हमारे पास में इस तरीके का डाटा था तो हमारे पास में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। होगा आगे जा करके ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे डाटा इस तरीके से लिया होता, 8 4 देन 9 लिया होता, देन उसके बाद में हमने 3 लिया होता, और फिर हमने 6 लिया होता, तो इसमें आपका डाटा में आंसर क्या आ जाता, 9 आ जाता। अगर मैं
नंबरों को आगे पीछे कर देती, 6 को 9, 9 को 6 कर देती, तो आपका आंसर 9 आता, जो कि गलत होता। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए हम लोगों को फर्स्ट जो स्टेप है वो करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। आई होप आप लोगों को मीडियन के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो समझ आया होगा। नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। ये बहुत इजी से फॉर्मूलाज हैं, बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे मोड के बारे में, ठीक है। मोड के बारे में मैं आपको बता दूं, हिंदी में इसे बहुलक कहते हैं। बहु का मतलब तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या होता है, कर लेते हैं, देन हम लोग मोड के बारे में बात करते हैं। मोड के लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं याद रखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी याद रखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर याद रखना है। मानिए आपके पास में 1 2 1 6 3 1 4 1 एंड 1। तो इस डाटा के अंदर जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आप देखेंगे कि 1 जो है आपका बहुत ज़्यादा बार आया है, तो 1 ही आपका क्या है, मोड है, और यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पूरा चैप्टर आपका इसी बेस पे है। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ होता क्या है, आपने चॉकलेट्स के बार देखे होंगे ना, वो वाला बार नहीं करिए। ये हमारा बार ग्राफ में से रिप्रेजेंट करना होता है, और ये भी हमारे डाटा को रिकॉर्गनाइज करने के लिए एक तरीका होता है, एक टाइप ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अगर हम लोग बार ग्राफ के बारे में बात करें, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। जो हमारी फिक्स चीज़ें होती हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, और हमारा यहाँ पे 0 से नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम देखिए हमारे मानिए आपके एक छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास में ये 4 सब्जेक्ट हैं, और उनके जो यूटी फर्स्ट हुए उसमें ये मार्क्स हैं, ठीक है। तो मार्क्स जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जो फिक्स आपकी चीज़ें हैं, जो मतलब कि आपके फिक्स हैं, सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ओके बेटा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग देखेंगे 10 से नीचे सारे नंबर है, तो हम लोग 10 तक चले जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब हम हमारे सब्जेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आया हमारे यहाँ पे इंग्लिश, देन हमारे पास में है मैथ्स, देन उसके बाद में हमारे पास में हिंदी, एंड लास्ट इज ईवीएस, ओके। इंग्लिश में इसके बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, 8 मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको लेकर जाएंगे, ये आपके 8 मार्क्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे मैथ्स में कितने मार्क्स है, इस बच्चे के 6 मार्क्स हैं, तो 6 के लिए हम लोग यहाँ तक आएंगे, देन ठीक है। देन हमारे हिंदी में 9 मार्क्स हैं, तो 9 के लिए हम लोग यहाँ तक आएंगे, देन आप लोग अपने हिंदी के मार्क्स यहाँ शुरू कर देंगे। देन उसके बाद में ईवीएस में इस बच्चे के 4 मार्क्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इजीली हमारा 4 कहाँ तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, और ये हमारे ईवीएस के मार्क्स होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। लेकिन यही बार ग्राफ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास, और अगर मैं आपको बता दूँ, ये तो मैंने 10 तक आपको नंबर बताया, अगर नंबर जो है उन बच्चों के मार्क्स जो है हायर होते, मानिए कि आपको 100 में से देने, तो आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप लोग 10 20 30 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा सिंगल बार ग्राफ। हमारा डबल बार ग्राफ भी होता है, तो डबल बार ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, मानिए ये फर्स्ट यूटी के नंबर थे, उसी के साथ अगर अब मैं यहाँ पे जोड़ दूँ सेकेंड यूटी के लिए, ओके। सेकेंड के लिए मानिए उसके 9 हो गए इंग्लिश में, मैथ में उसके 8 हो गए, हिंदी में उसके 8 हो गए, एंड ईवीएस में उसके क्या हो गए, मानिए 6 हो गए। इसके लिए हम लोग बात करें उससे पहले मैं इजीली आपको बता देती हूँ कि इस डाटा को जब हमने बार ग्राफ पे शो किया हमारे डाटा को, तो हमारे को इजीली क्या पड़ गया। अगर आपके मैम ने पूछा बेटा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के नंबर जो है कम आए हैं, या फिर इस बच्चे के नंबर जो है कम आए हैं, तो आप बता सकते हैं ईवीएस है। कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसमें हाईएस्ट नंबर आए हैं, तो आप वो भी बहुत इजीली बता सकते हैं कि आपके
हिंदी में आए हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड यूटी के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में इस बच्चे के 9 मार्क्स हैं, तो ये हमारा 9 है और यहाँ तक हम इसे ले आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में मैथ के बारे में बात करें तो 8 तक इसका रिजल्ट गया ना। देन हम लोग हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी जो है 9 से 8 पे आया है, ओके। और जो ईवीएस का रिजल्ट है वो आपका 4 से बढ़ करके 6 तक गया है, ठीक है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं अपना, ये आपका फर्स्ट वाला यूटी था, ठीक है। ये सारे आपके फर्स्ट वाले यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे वाले आपके सेकेंड यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये आपके लिए क्या हो गया, ये डबल पैराग्राफ हो गया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत इजी वे में आप लोगों को ये सब समझाने की कोशिश करिए। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, नोटबुक लीजिए, उसमें राइट डाउन कीजिए और जो भी फॉर्मूलाज है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें रटनी है और रट के निकल जाना है। अगर रटवाना ही होता तो मैं भी यहाँ पे बाकी सारे आंसर्स लिख देती और आप लोग भी इजीली निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है। हमारा काम ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक्सरसाइज आप अच्छे से कर पाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप लोग कुछ अच्छे से नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।